फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज़ नीतू। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं 2018 का प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, इससे पहले जो है हमने 2019 का पूरा पेपर डिस्कस कर लिया है, 2014 का डिस्कस कर लिया, 2016 का डिस्कस कर लिया है और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2018। और इसके बाद हमारे सिर्फ दो ही पेपर बच जाएंगे, एक रहेगा आपका 2017 का और एक रहेगा आपका 2015 का। ठीक है, 2016 के पेपर में कुछ जो है क्वेश्चंस में मिस्टेक्स है, उसको मैं एक बार फिर से करवा दूंगी। ठीक है, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। बाकी जो है आज हम 2018 का जो है पेपर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये जो पेपर है या तो एक वीडियो में जो है बाइंड अप हो जाएगा या फिर 2 या 3 वीडियो में हम इसको कवर अप करेंगे, अगर ज़्यादा लेंदी वीडियो बनती हैं तो। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, कंप्यूटर साइंस का पोर्शन का 91 वाला जो क्वेश्चन है, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है बोल रहा है आपका MS वर्ड का क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट आफ्टर सेलेक्टिंग सर्टेन टेक्स्ट। तो यहाँ पर जो है शॉर्टकट की पूछा है कि जो शिफ्ट प्लस F3 है, जो शिफ्ट प्लस F3 का है, उसका यूज़ जो है आप कहाँ पर करते हो। ठीक है, 4 ऑप्शन गिवन है। बुक मार्क द सिलेक्टेड टेक्स्ट, कि आपने जो है किसी टेक्स्ट पे बुक मार्क किया हुआ है, उसको सिलेक्ट करवाने के लिए हम शिफ्ट प्लस F3 का यूज़ करते हैं। ठीक है, या फिर चेंज केस द सिलेक्टेड टेस्ट, या फिर क्रिएट हाइपर लिंक ऑन द सिलेक्टेड टेस्ट, या फिर टू सेव द सिलेक्टेड टेस्ट एज अ ड्राफ्ट। ठीक है, तो सारे पॉइंट को डिस्कस करते चलते हैं डिटेल में। हाँ जी, पहला ऑप्शन देखो, पहले ऑप्शन में बोल रहा है बुक मार्क करने के लिए। तो देखो, बुक मार्क करने के लिए ध्यान से देखो, बुक मार्क करने के लिए आप यूज़ करते हो Ctrl+D का। किसका यूज़ करते हो? अगर क्वेश्चन आ जाए, अभी देखो अगर 2021 में क्वेश्चन आ जाए कि बुक मार्क करने के लिए आप कौन से जो है कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करोगे, तो Ctrl+D का यूज़ करोगे। ठीक है, या फिर पूछ ले कि Ctrl+D जो शॉर्टकट की है वो किस लिए यूज़ की जाती है, तो बुक मार्क करने के लिए यूज़ की जाती है पर्टिकुलर सिलेक्टेड टेक्स्ट के लिए। ठीक है, ये ऑप्शन क्लियर है। आप सेकंड पे आ जाओ। सेकंड बोल रहा है चेंज केस ऑफ द सिलेक्टेड टेस्ट, मतलब आप क्या करवा रहे हो, केस जो आप चेंज करवा रहे हो, केस द सिलेक्टेड टेस्ट। अब इसमें क्या है, देखो जैसे आपने जो है स्मॉल लेटर लिखा, ठीक है, आपकी जो आपने जो लिखा हुआ है कंटेंट वो स्मॉल लेटर में, अगर आपने उस केस को सिलेक्ट किया है तो वो आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ABC कैपिटल में चेंज हो गया। और अगर आपने कैपिटल में लिखा है और आपने सेलेक्ट करके उसको शिफ्ट प्लस F3 कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, स्मॉल बन जाएगा। ठीक है, तो यही होता है चेंज केस ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट, मतलब जो आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है उसका जो केस है वो क्या हो जाए, चेंज हो जाए। यानी कि स्मॉल था कैपिटल में हो गया, कैपिटल था स्मॉल हो गया। ठीक है, तो यही होता है आपका शिफ्ट प्लस F3 का काम, और इसका यहाँ पर B ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, हाँ जी। देखो, अब क्या पता C और D में से जो है आपकी बार 2021 में क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि हम जो इसलिए कर रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर, ताकि जो है अभी आपका जो 2021 में पेपर हो ना, उसमें आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है, अब देखो हाइपरलिंक, मतलब हाइपरलिंक करवाने के लिए आप क्या यूज़ करते हो भाई, Ctrl+K का। Ctrl+K का आप यूज़ करते हो हाइपरलिंक के लिए। और हाइपरलिंक क्या होता है भाई, हाइपरलिंक वो होता है जब किसी पेज पे कोई लिंक गिवन और आप उस पर क्लिक करो, उस पर क्लिक करने से आप दूसरे पेज पर पहुंच जाओ, वो होता है हाइपरलिंक। ठीक है, तो हाइपरलिंक का शॉर्टकट की क्या होगी, Ctrl+K। और टू सेव द सिलेक्टेड टेक्स्ट एज अ ड्राफ्ट, अगर आपको कोई सेव करवाना है तो उसके लिए क्या होगा भाई, Ctrl+S। ठीक है, तो चारों का पता चल गया। बुक मार्क करने के लिए Ctrl+D, सेकंड का क्या हो जाएगा, शिफ्ट प्लस F3, इसका हो जाएगा Ctrl+K, और इसका हो जाएगा भाई Ctrl+S। क्लियर है भाई, चार ऑप्शन क्लियर हैं। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर डेडलॉक। इसमें से आपको 4 कंडीशन गिवन है और बोल रहा है कि इसमें से ऐसी कौन सी कंडीशन है जो आपकी डेडलॉक की कंडीशन नहीं होती। ठीक है, सबसे पहले देखो डेडलॉक क्या होता है। डेडलॉक आपका वो होता है कि जब दो प्रोसेस, मतलब जो प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट ही ना हो, मतलब वो वेटिंग ही करती रह जाए और वेटिंग करती रह जाए और वेट करते करते मर जाए, लेकिन जो है उसका मतलब उसको रिसोर्सेज मिलते नहीं है। ठीक है, एक डायग्राम से समझ लो। अब यहाँ पर देखो, ये प्रोसेस P1 है और ये है प्रोसेस P2। ठीक है, ये है रिसोर्सेज R1 और ये है रिसोर्सेज R2। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, जैसे देखो ये जो P1 है ना, ये जो प्रोसेस है, इसने जो है इस R1 को क्या करके रखा है, होल्ड करके रखा, और वे जो है और रिक्वेस्ट किसकी कर रही है, R2 की। ठीक है, अब जो P2 है इसने क्या किया है,
R2 को होल्ड करके रखा और रिक्वेस्ट किसकी कर ली है, R1 की। तो यहाँ पर जो है P1 भी वेट कर रही है और P2 भी वेट कर रही है, ठीक है, किसका, रिसोर्स R1 का और R2 का, ठीक है। P1 वेट कर रही है रिसोर्स 2 का और P2 वेट कर रही है रिसोर्स 1 का। अब P1 ने वेट किया, होल्ड करके रखा है R1 को और P2 ने होल्ड करके रखा है R2 को, ठीक है। अब देखो अगर P1 अगर R1 को छोड़ दे तो P2 एग्जीक्यूट हो जाए और एग्जीक्यूट होने के बाद ये दोनों रिसोर्सेज को रिलीज कर देगी, है ना। जब भी प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है तो जो पीछे जितने भी रिसोर्सेज वो जितना भी यूज़ करते हैं उन सबको छोड़ के जाती है, ठीक है। लेकिन दोनों ही प्रोसेस क्या है भाई, जिद्दी हैं, ना ये मानने को तैयार और ना ये मानने को तैयार, तो दोनों ही अपना ही नुकसान कर रही हैं। और इस केस में क्या होगा, ना प्रोसेस P1 एग्जीक्यूट हो रही है ना प्रोसेस P2, और इस केस में प्रोसेस एग्जीक्यूट होती ही नहीं है, ठीक है। डेडलॉक जब होता है तो आपकी प्रोसेस एग्जीक्यूट होती ही नहीं है, सिर्फ वेट ही करती रहती है, यही होता है आपका डेडलॉक, ठीक है। अब डेडलॉक होने के लिए आपकी 4 कंडीशन जो है होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इन 4 कंडीशन में से एक कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है तो आप ये कहोगे कि आपके सिस्टम में डेडलॉक नहीं है, ठीक है। हाँ जी, 4 कंडीशन कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले होती है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ठीक है। सबसे पहले होती है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन कहता है कि एक टाइम पे एक ही प्रोसेस जो है आपके क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर सकती है, वो होता है आपका म्यूचुअल एक्सक्लूजन। सेकेंड होता है होल्ड एंड वेट, होल्ड एंड वेट, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक प्रोसेस वेट करती है और दूसरी होल्ड करके रखती है, ठीक है। तीसरा होता है नो प्रीएम्पशन, तीसरा क्या होता है, नो प्रीएम्प्टिव, ठीक है, नो प्रीएम्प्टिव या नो प्रीएम्पशन, ठीक है। और फोर्थ होता है सर्कुलर वेट। फोर्थ क्या होता है भाई, सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट में जो है एक सर्कल के अंदर जो है वेट करते रहते हैं और इससे क्या बनती रहती है, एक साइकिल बन जाती है और जिसमें ऐसे ही प्रोसेस जो है वो वेट करती रह जाती है। उनको रिसोर्सेज जो है वो छोड़ते नहीं है, किसी ने कुछ होल्ड करके रखा है, किसी ने कुछ होल्ड करके रखा है, और इससे क्या होगा भाई, आपकी प्रोसेस कभी एग्जीक्यूट होती नहीं है। तो ये अगर 4 कंडीशन आपके सिस्टम के अंदर हैं तो आपका जो है डेडलॉक होगा। अब देखो यहाँ पर 4 कंडीशन ओल्ड एंड वेट है, बिल्कुल है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, लेकिन यहाँ पर देखो बी और डी ऑप्शन में देखो ये है प्रीएम्प्टिव और ये है साइकिल। लेकिन क्या मैंने प्रीएम्प्टिव लिखा है, मैंने इसके साथ नो लगाया है, लगाया कि नहीं, नो प्रीएम्प्शन होना चाहिए, ठीक है। और साइकिल क्या है, सर्कुलर वेट में क्या बनती है, अभी साइकिल बनती है, तो ये तो आपका होगा। लेकिन यहाँ पर जो बी ऑप्शन है ना प्रीएम्प्टिव, ये नहीं होगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर जो आपका 92 का जो आंसर होगा वो बी होगा। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन था, क्योंकि देखो प्रीएम्प्टिव तो हम देखते हैं, होल्ड एंड वेट भी देखते हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी देखते हैं, लेकिन साइकिल आपने ऐसे देखा नहीं होगा। तो यहाँ पर आप फटाक से किस पर टिक करोगे भाई, डी पे। लेकिन डी आपका जो है आप कंडीशन कह सकते हो डेडलॉक की, लेकिन जो प्रीएम्प्टिव है वो नहीं होती, यहाँ पर नो प्रीएम्पशन आना था, ठीक है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि क्वेश्चन और जो ऑप्शन है उनको ध्यान से पढ़ो, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन ऐसा था, इतना इजी क्वेश्चन, मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है देखा जाए तो, लेकिन जो है हम अपनी थोड़ी सी क्या कहते हैं कि क्या लेजीपन लगा लो या थोड़ी सी केयरफुलनेस, मतलब अपन लोग इतने ज़्यादा थोड़े बहुत केयरलेस हैं, जिससे क्या करते हैं क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते नहीं है। भाई आपका पता नहीं, पर मेरे अंदर ये चीज़ें बहुत सारी हैं, ठीक है। इसलिए मैं सोचती हूँ कि अगर मैंने गलतियाँ की हैं वो आप लोग ना करो, ठीक है। तो आप जो है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछा है, डबल ई प्रोम की जो है आपसे पूछा है कि ये क्या स्टैंड करते हैं, यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या होगी। जैसे कि मैंने कहा कि आपके 1 या 2 फुल फॉर्म आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगी, तो और इतनी ज़्यादा जो है वैसी नहीं आती, जो हमने किया है वहीं से जो है आपकी फुल फॉर्म आपको देखने को मिल जाएंगी। हाँ जी, डबल ई प्रोम होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। क्या होता है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, दैट इज ए ऑप्शन आपका सही होगा। और ये जो टाइप है आपका डबल ई प्रोम, किसके टाइप है भाई, रोम की आपकी 3 टाइप होती है। एक होता है पी रोम, एक होता है ई पी रोम, और एक होता है डबल ई पी रोम, ठीक है। अब रोम आपका क्या होता है भाई, रीड ओनली मेमोरी होती है। ये मेमोरी जो होती है वो आपकी नॉन वॉलेटाइल होती है, यानी कि जब आपकी लाइट यानी कि पावर ऑफ हो जाएगी तो भी जो है आपका डेटा सुरक्षित रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। हाँ जी, 94 क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू 72148, मतलब जो ये 72148 है ये ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन है और ये इनके इक्वल नहीं है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा, 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो भैया इसको जो ऑक्टल बाइनरी और डेसिमल वाला है इसको बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है। अब देखो 7214 फिर से कर लेते हैं। सबसे पहले बाइनरी में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि बाइनरी है ये ऑप्शन में,
तो कर लेते हैं भाई, 4 का क्या हो जाएगा 100, क्योंकि 2 की पावर 3 है तो 3 3 के, तो फिर आपका जो है 001, फिर 2 है तो आपका 0010 और 7 है तो 3 बार 1 आ जाएगा। हाँ जी, देखो मैच कर रहा है, 3 बार 1, फिर 010, फिर 001 और फिर 100, ठीक है। तो ए ऑप्शन तो आपका जो है मैच कर रहा है, इक्वल है, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर पूछा है नॉट इक्वल यानी कि इनवैलिड पूछा है, ये तो वैलिड है। अब देखो बी ऑप्शन देखो, अब हम इसके क्या कर लेते हैं, इसके हम 4 4 के पेयर बना लेते हैं, क्योंकि बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, ये 2 की पावर 4 होता है, तो इसलिए हम किसके पेयर बनाते हैं भाई, 4 4 के बना लो। ये आपका 4 का पेयर, ये आपका 4 का पेयर और ये आपका 4 का पेयर, ठीक है। तो ये तो होता है आपका, क्या होता है अभी 1001 जो है वो 9 होगा, 1010 जो है वो 10 होगा, 1011 जो है वो आपका 11 होगा, 1012 सॉरी 1100 जो है वो आपका क्या होगा भाई 12 होगा। यानी कि ये ए होता है, ये बी होता है और ये होता है सी, ठीक है। तो यानी कि ये सी हो गया। 1000 आपका क्या होगा भाई, 1000 क्या होगा भाई आपका 8 होगा, तो ये आपका हो गया 8 और ये आपका क्या हो गया भाई ई, क्या हो गया ई हो गया E8C। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है EAC, लेकिन ए तो नहीं है हमारा, क्या है 8, तो यही जो है वो इसके इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बाकी के ऑप्शन आप चेक कर सकते हो भाई, क्योंकि हमारा तो यहाँ पर आंसर आ गया, तो बाकी करवाने की मुझे नहीं लगता, क्योंकि डेसिमल में आप आराम से चेंज कर सकते हो, है ना, 8 की पावर में करके और 4 का भी निकाल सकते हो। तो इस तरीके से जो है आप अगर ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो तो आप 1 बाय 1 करके चेक कर लेना, क्योंकि टाइम आपको बहुत मिलता है, टाइम के आपको ऐसे प्रॉब्लम नहीं होती कि भाई बहुत ज़्यादा जो है आपको फास्ट ही करना है, आपको टाइम है, आप टाइम आराम से ले सकते हो, ठीक है। 95 क्वेश्चन देखो, 95 क्वेश्चन में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट विंडो वर्जन, मतलब जो आपके विंडोज़ आए थे, मतलब जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आया था, सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था आपका, डोस 30 है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उसमें पूछ रहा है कि आपका कौन सा वर्जन ऐसा नहीं था, इसमें 4 ऑप्शन गिवन है, तो विंडो 96, विंडो 2000, XP, 98। तो इसमें से ऐसा कौन सा है जो नहीं था। देखो भाई आपने XP को तो बिल्कुल यूज़ किया होगा, है ना, 2000 को किया होगा, 98 को यूज़ किया होगा, लेकिन जो 96 है ये इस टाइप की कोई भी विंडो नहीं आई थी, तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अब देखो 96 क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन MS एक्सेल टू रिमूव एक्स्ट्रा स्पेस, मतलब MS एक्सेल में एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव करने के लिए फ्रॉम अ टेक्स्ट एक्सेप्ट सिंगल स्पेस बिटवीन वर्ड्स, ठीक है। मतलब जैसे देखो यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड लिखा, मैंने लिखा ए और मैंने इसके बीच में क्या किया, स्पेस दे दिया, जैसे ए और बी के मैंने बीच में स्पेस दे दिया। तो बोल रहा है कि इनके बीच में जो हमने स्पेस दिया बिटवीन वर्ड्स, अगर मैं उस स्पेस को हटाने लग जाऊँ, मतलब ये जो एक्स्ट्रा स्पेस है इसको हटा के मैं इस तरीके से कर दूँ, तो वहाँ पर आप क्या यूज़ करोगे, ट्रेंड का यूज़ करोगे, ट्रिम का यूज़ करोगे, टेक्स्ट का यूज़ करोगे या प्रॉपर का यूज़ करोगे। तो किसका यूज़ करोगे भाई, तो इस टाइप का अगर आपको एक्स्ट्रा स्पेस हटाने हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं, ट्रिम का। किसका यूज़ करते हैं, ट्रिम का, ठीक है। अब देखो टेक्स्ट का आप यूज़ क्यों करते हो, टेक्स्ट का आप यूज़ करते हो ताकि आप कन्वर्ट कर सको न्यूमेरिक टू टेक्स्ट, मतलब जो आपकी न्यूमेरिक होती हैं, न्यूमेरिक जो वैल्यू होती हैं, लाइक आप अगर आप डेट लिख रहे हो, ठीक है, डेट आपकी जो है इस तरीके से भी लिखते हो 01 और 11 और 2020, ठीक है। तो ये 11 का क्या लिख दोगे, बीच में नवंबर लिख दोगे, मतलब आप क्या करोगे, न्यूमेरिक की जगह क्या लिखोगे, टेक्स्ट, ठीक है। तो टेक्स्ट आप यूज़ करते हो कन्वर्ट करने के लिए न्यूमेरिक टू टेक्स्ट, ठीक है। प्रॉपर आप क्यों यूज़ करते हो भाई, अगर अभी 2020 में क्वेश्चन आ जाए कि प्रॉपर आप क्यों यूज़ करते हो, अगर आपको पहला अक्षर जो है कैपिटल करना है, जैसे देखो ये मेरा नीतू है, ठीक है, ये मेरा नाम है, ठीक है, मैंने अगर जो है इसका नीतू का एन जो है वो कैपिटल करना है, ठीक है, EET करना है, बाकी के सारे लेटर स्मॉल होते हैं, लेकिन जो फर्स्ट लेटर होगा वो क्या होगा भी कैपिटल, उसके लिए मैं किसका यूज़ करूँगी, प्रॉपर का, ठीक है। क्लियर है, तो अगर इनमें से क्वेश्चन आ जाए तो आप ध्यान रखना। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 97 क्वेश्चन, यानी कि 7th क्वेश्चन हमारा, MS पावर पॉइंट शॉर्टकट की यूज टू ओपन मैक्रो डायलॉग बॉक्स टू रन क्रिएट डिलीट मैक्रो, इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं भाई, आपको जो है शॉर्टकट की बतानी है मैक्रो की, जिसमें आप डायलॉग बॉक्स को रन करवा रहे हो और क्रिएट और डिलीट करवा रहे हो मैक्रो को। तो इसके लिए आप यूज़ करते हो भाई Alt+F8 का। किसका यूज़ करते हो, Alt+F8 का। देखो Shift+F8 आपका कुछ नहीं होता, Shift+M भी कुछ नहीं होता, Control+M जो होता है, देखो आप लोगों को ध्यान हो तो मैंने तो आपको बताया था, जब हम पावर पॉइंट करते हैं ना, जब हम PPT वगैरह बनाते हैं, तो अगर आपको न्यू स्लाइड, मतलब अगर इसमें जो आपके पास जैसे 5 स्लाइड आपने बनाई और आपको छठी स्लाइड भी इंसर्ट करवानी है, तो न्यू स्लाइड इंसर्ट करवाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, Control+M का, ठीक है।
और न्यू प्रेजेंटेशन करने के लिए हम Ctrl+N का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर क्या आ जाएगा भाई, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। हाँ जी, 98 क्वेश्चन देखो, यानी कि 8th क्वेश्चन देखो, बोल रहा है इन एक्सेल, इन MS एक्सेल फैसिलिटेट टू स्पेसिफाई सम क्राइटेरिया इन वन और मोर कॉलम टू डिस्प्ले सिलेक्टिव डेटा। ठीक है, ध्यान से समझना। देखो यहाँ पर बोल रहा है कि आपने जो है आप फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो कि यहाँ पर आप कॉलम में से जो है कुछ डेटा को सिलेक्ट कर सको, ठीक है। अब सपोज करो आपको जो आपके पास जो है एक स्कूल, आप जो है स्कूल में हो और वहाँ पर जो है क्लास है, मतलब क्लास है, क्लास जो है 6 से ले लो, ठीक है। 6 क्लास है, सॉरी एक सेकेंड, ये क्लास है, ठीक है, 6 क्लास है, 7th है, सॉरी ये 7th आ जाएगी, ये 8th आ जाएगी, 9th 10th, ठीक है। टोटल आपके पास 5 क्लास हैं। तो आपको करना क्या है, मैं बोलूँ कि मुझे इसमें से जो है 9th और 7th को सिलेक्ट करना है, तो मैंने एक जो है क्वेरी लिखी जिसमें मैंने 7th और जो है 9th को सिलेक्ट किया, ठीक है। तो अब मैं यहाँ यही बोल रहा है कि आप क्या करवा रहे हो, स्पेसिफाई सम क्राइटेरिया इन वन और मोर कॉलम, मतलब वन और मोर कॉलम में से कुछ सिलेक्टिव डेटा को जो है डिस्प्ले करवा रहे हो। तो उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, फॉर्मूला का, सॉर्टिंग का, फिल्टरिंग का या पाइवोट का, ठीक है। तो इसके लिए आप यूज़ करते हो फिल्टरिंग कमांड का। कौन सी कमांड का यूज़ करोगे भाई, फिल्टरिंग कमांड का यूज़ करते हैं। देखो अगर कई बच्चे कन्फ्यूज यहाँ पर हो रहे होंगे सॉर्टिंग को लेके, ठीक है, लेकिन सॉर्टिंग जो है हम कहाँ पर यूज़ करते हैं भाई, अपने डेटा स्ट्रक्चर जहाँ पर आपको वैल्यूज असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखनी पड़ती हैं, ठीक है, सॉर्ट करवानी पड़ती हैं, या तो वो असेंडिंग में हो यानी कि छोटे से स्टार्ट हो, या फिर वो बड़े से स्टार्ट हो। तो ये होता है आपका सॉर्टिंग का काम। लेकिन MS एक्सेल में आप कौन सी कमांड यूज़ करते हो, फिल्टरिंग का, अगर आपको डेटा को, कुछ डेटा, सिलेक्टिव डेटा को डिस्प्ले करवाना है तो। क्लियर है भाई, यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई, सी। हाँ जी, 99 क्वेश्चन देखो, 99 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है इन विंडो आफ्टर सेलेक्टिंग माई कंप्यूटर और दिस PC आइकन, मतलब आप क्या करवा रहे हो, सिलेक्ट करवा रहे हो माई कंप्यूटर को या फिर PC आइकन को, ठीक है, ऑन डेस्कटॉप, ठीक है। मैंने डेस्कटॉप से जो आपका माई कंप्यूटर है या जो डेस्कटॉप है उसको मैंने जो है आइकन को सिलेक्ट करवा दिया। सिस्टम प्रॉपर्टीज कैन बी व्यूड बाय प्रेसिंग शॉर्टकट की, मतलब आपको क्या देखना है, सिस्टम प्रॉपर्टी को देखने के लिए आप कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करोगे, सीधा सीधा यही पूछा है। Shift+Enter का यूज़ करोगे, Alt+Enter का यूज़ करोगे, Ctrl+Space का यूज़ करोगे, Alt+Space का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं Alt+Enter का। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा भाई, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 100 क्वेश्चन देखो, क्वार्टरी इज अ टाइप ऑफ व्हाट इन द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो इसको आप क्या कहोगे, मदरबोर्ड कहोगे। जो क्वार्टरी के वो किससे रिलेटेड होगा, नेटवर्क से रिलेटेड होगा, कीबोर्ड से या मेमोरी कार्ड से। तो ये जो रिलेटेड होता है ये आपका कीबोर्ड से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आ जाएगा अभी सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और इसी के साथ हमारे 10 क्वेश्चन होते हैं ख़त्म। हमने मतलब 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। हाँ जी, 101 क्वेश्चन देखो, इसके अंदर बोल रहा है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिपेंडेबिलिटी इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग द एबिलिटी ऑफ सिस्टम टू डिलीवर सर्विस व्हेन रिक्वेस्टेड इज कॉल्ड डैश एंड द एबिलिटी ऑफ सिस्टम टू डिलीवर सर्विस एज रिक्वेस्टेड इज कॉल्ड। ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है और बोल रहा है कि द एबिलिटी ऑफ सिस्टम, ठीक है, आपके अंदर एबिलिटी है सिस्टम की डिलीवर करने की सर्विस, मतलब आप क्या करवा रहे हो, सर्विसेज को डिलीवर करवा रहे हो सिस्टम के अंदर, व्हेन रिक्वेस्टेड, जब जो है रिक्वेस्ट की जाती है, इज कॉल्ड। देखो अगर देखो मैं मेरे पास, जैसे मैंने जो है शॉप को खोल के रखी है, ठीक है, मैंने एक शॉप खोल के रखी है और मेरे पास किसी यूज़र का जो है फ़ोन आता है और बोल रहा है कि आपको जो है इस सामान की डिलीवरी करवानी है। तो देखो भाई, पहले तो मैं यही चेक करूँगी ना कि मेरे पास उस सामान की अवेलेबिलिटी है या नहीं। अगर मेरे पास वो सामान अवेलेबल ही नहीं है तो मैं उसकी कैसे डिलीवरी करवा पाऊँगी, क्या मैं डिलीवरी करवा पाऊँगी, नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट इज़ कॉल्ड, सबसे पहले जब मुझे यूज़र ने जो ऑर्डर दिया है, सबसे पहले मैं सारा सामान चेक करूँगी कि जो उसने ऑर्डर किया है वो मेरी शॉप पे अवेलेबल है या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या चेक की भाई, अवेलेबिलिटी, ठीक है, अवेलेबिलिटी चेक की एंड द एबिलिटी ऑफ द सिस्टम ऑफ द डिलीवर सर्विसेज रिक्वेस्टेड, ठीक है। अगर मेरे पास उसकी अवेलेबिलिटी है, अगर उसने जो मुझसे सामान मांगा और वो मेरे पास सारा है, तो मैं क्या करवा दूंगी, उसको सिस्टम के, मतलब उसको उस सर्विस को डिलीवर करवा दूंगी इज रिक्वेस्टेड, मतलब एक रिलायबिलिटी के साथ, मतलब कि रिलायबिलिटी इतनी हो कि जो उसने 10 आइटम बोले थे कि 10 के 10 आइटम जैसे उसने बोले थे क्वांटिटी के साथ वही उसके घर पे पहुंच जाए, एक तरीके से रिलायबिलिटी डिलीवरी हो,
वही मैं देखूंगी। सबसे पहले अवेलेबिलिटी चेक करूंगी कि मेरे पास है या नहीं, और उसके बाद उसको रिलायबली अगर मेरे पास है तो उसके घर पर पहुंचा दूंगी। ठीक है, तो यही यहाँ पर पूछा है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा भाई, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। ठीक है, क्लियर है। अब देखो 102 वो है क्वेश्चन है बहुत, वैसे तो इजी सा ही है, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि इंडिया के जो सुपर कंप्यूटर हैं वो कौन कौन से हैं या कौन से नहीं हैं, तो जो है आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते हो इस क्वेश्चन में, क्योंकि चारों के चारों ऑप्शन थोड़े से कंफ्यूजिंग है और बोल रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो इंडिया का सुपर कंप्यूटर नहीं है। सबसे पहला ऑप्शन है पद्मा, युवा, कंचनजंगा, सवाका। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है इंडिया के सुपर कंप्यूटर हैं, लेकिन इसने पूछा है नॉट, तो ये तो आपका आंसर होगा नहीं। बी बोल रहा है सहारा, आदित्य, परम, युवा, सेकिन, स्वाका। ठीक है, तो ये भी जो है आपके सारे क्या हैं भाई, आपके सुपर कंप्यूटर हैं इंडिया के। थर्ड में बोल रहा है पद्मा भी है, शास्त्रा भी है, ईशान भी है और प्रत्यूष भी है। ठीक है, अब फोर्थ ऑप्शन में देखो अलौकिक, अद्वित्य, परम और आयुष। ठीक है, तो देख लो जो अलौकिक है वो आपका क्या है भाई, सुपर कंप्यूटर नहीं है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो बाकी के तीन तो आपके सुपर कंप्यूटर हैं सारे, लेकिन यहाँ पर डी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 13 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन MS PowerPoint 2007 टू इजीली रीअरेंज स्लाइड वी कैन यूज डैश ऑप्शन फाउंड अंडर व्यू टैब। ठीक है, देखो अगर आपने ध्यान हो, अगर आपने पढ़ा हो, तो मैंने आपको बताया था कि बोल रहा है कि आपको स्लाइड को रीअरेंज करवाना है। ठीक है, अगर मुझे स्लाइड देखो, अब मेरे पास ये एक जो है पेज है और यहाँ पर जो है इसके अंदर मेरी सारी स्लाइड खुली हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर सपोज करो ये 1 स्लाइड है, ये 7 स्लाइड है, ये 10 स्लाइड है, और मुझे जो है 2 वाली स्लाइड को यहाँ पर लेकर आना है, फिर इसके बाद 3 वाली स्लाइड को यहाँ पर, मतलब एक तरीके से स्लाइड को रीअरेंज करवाना है। तो उसके लिए हम स्लाइड शो का यूज़ करेंगे। स्लाइड शो क्या होता है, स्लाइड शो ये होता है कि कुछ कुछ सेकंड के लिए हर एक स्लाइड जो है आपकी मेन स्क्रीन पे डिस्प्ले होती रहे। ठीक है, इसमें हम कुछ रीअरेंज नहीं करवाते। स्लाइड शॉर्टर क्या होता है, स्लाइड शॉर्टर में क्या होता है, एक पेज होता है जिसके अंदर अगर आपने 50 स्लाइड बना रखी तो 50 की 50 स्लाइड जो है यहाँ पर आपको दिखाई देंगी, और इसके अंदर जो है आप जो रीअरेंज है बहुत इजीली कर सकते हो। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा भाई, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, हाँ जी, 104 क्वेश्चन देखो, 104 में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड रूल ऑफ बुलियन एल्जेब्रा। इसमें से ऐसा कौन सा है जो आपका बुलियन एल्जेब्रा का रूल जो है वो वैलिड नहीं है। देखो ध्यान से समझना, पहले में बोल रहा है ए प्लस ए बार इज इक्वल टू ए। देखो अगर आपने मैंने आपको कई बार करवाया है, ए प्लस ए बार जो होता है वो हमारा किसके बराबर होता है भाई, 1 के। किसके बराबर होता है, 1 के, लेकिन यहाँ पर बोला है कि ए के बराबर है, तो देखो सबसे पहला तो यही गलत है। ठीक है, और पूछा नोट वैलिड ही था। ठीक है, तो ये तो आपका आंसर होगा। अब कैसे होगा भाई, एक बार समझ लो। अब देखो मैंने सपोज क्या ए की वैल्यू 1 ली, तो ए की वैल्यू मैं 1 लूँगी तो ए बार की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई आपका 1। अब देखो मैंने अगर ए की वैल्यू 0 ली और आपका ए बार क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, 1। तो मतलब आप ए की वैल्यू या तो 1 लो या फिर 0 लो, आपका आंसर जो है वो फिक्स रहेगा, यानी कि 1 रहेगा। तो इसलिए जो है ये ए प्लस ए बार जो है वो किसके बराबर होता है, 1 के, तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो वैलिड नहीं है। बी ऑप्शन देखो, बी ऑप्शन में बोल रहा है ए डॉट ए बार इज इक्वल टू ए। देखो ए की अगर मैं ए से मल्टीप्लाई करूँ आपको ए ही मिलेगा, बी की अगर मैं बी से मल्टीप्लाई करूँ तो आपको बी ही मिलेगा। तो ये जो होता है ये बिल्कुल सही है, और ये आपका कौन सा लो होता है अभी, आइडेम्पोटेंट लो होता है। कौन सा लो होता है, आइडेम्पोटेंट लो होता है, और इंपॉर्टेंट लो है। कई बार एग्जाम में पूछा है कि आइडेम्पोटेंट लो जो है वो कौन सा होता है, तो यहाँ पर जो है ये बी वाला ऑप्शन जो है वो आइडेम्पोटेंट लो होगा, और ये जो स्टेटमेंट है ये आपकी वैलिड है। सी ऑप्शन देखो, अगर मैं ए की ए से मल्टीप्लाई करूँ तो आपका 0 आएगा। देख लो भी कैसे आएगा 0। अगर मैं ए की वैल्यू 1 लूँ तो ए 1 इंटू ए बार आपका क्या हो जाएगा, 0। तो अगर मैं 1 की 0 से मल्टीप्लाई करूँ तो आपको मिलेगा क्या भाई, 0 मिलेगा। अगर मैं ए की वैल्यू 0 ले लूँ तो मैंने ए की वैल्यू क्या ली भाई, 0 ले ली। ठीक है, फिर मैंने ए बार आपका क्या हो गया, 1 हो गया, तो भी आपको इस केस में क्या हो रहा है, 0 ही मिल रहा है। तो आप ए की वैल्यू कुछ भी रखो, लेकिन आपको जो रिजल्ट है वो आपको 0 ही मिलेगा। इसलिए जो है ए डॉट ए बार हमेशा जो है वो 0 के बराबर होता है। अब डी ऑप्शन देखो, ए प्लस ए बार इज इक्वल टू 1, ये तो हमने अभी देखा ही था कि ए जो है ए प्लस ए बार जो है वो आपके 1 के बराबर होता है। तो तीनों ही कंडीशन वैलिड है, सिर्फ फर्स्ट वाली जो है वैलिड नहीं थी, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई, फर्स्ट। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, अभी थोड़ा सा ट्रिकी है और
अगर करेंगे तो बहुत ही आपको भी इंजॉय आएगा। हाँ जी, बोल रहा है राउंड रोबिन, मतलब हम लोगों ने देखो ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा था जिसके अंदर हमने शेड्यूलिंग एल्गोरिथम देखे थे, और बहुत सारे जो है आपके शेड्यूलिंग एल्गोरिथम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व था, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट था, शॉर्टेज जॉब शॉर्टेज रिमेनिंग टाइम फर्स्ट था यानी कि SRTF था। उसके बाद जो है हमने प्रायोरिटी वाला देखा था, उसके बाद हमने राउंड रोबिन देखा था, तो ये हमने किए थे। तो यहाँ पर यही पूछ रहा है कि आपको राउंड रोबिन जो है शेड्यूलिंग एल्गोरिथम लगाना है, और साथ में ही जो है राउंड रोबिन में क्या होता है, हर एक में जो है इक्वली टाइम डिवाइड होता है। यहाँ पर हर एक प्रोसेस को जो है इक्वल टाइम दिया जाता है, किसी के साथ कोई पार्शलिटी नहीं की जाती है, और साथ में ही आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व भी यहाँ पर जो है यूज़ करना है। ठीक है, नाउ 3 प्रोसेस हैं आपके पास P1 P2 P3 द हैज़ अराइवल टाइम इन ऑर्डर इज 0 to 4 एंड एग्जीक्यूशन टाइम इज दिस। तो कंप्लीशन ऑर्डर ऑफ P1 P2 P3 क्या होगा? ठीक है, सिर्फ यहाँ पर यही बोला है कि कंप्लीशन प्रोसेस क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले FIFO का देख लो भी, FIFO फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का क्या होगा, तो भाई बना लो, ये गैंट चार्ट बना लेते हैं। सबसे पहले देखो आपकी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में क्या कहते हैं, सबसे पहले आपकी P1 एग्जीक्यूट होगी, P1 हो गई। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आपके पास 3 प्रोसेस है P1 P2 P3, और अब देखो गैंट चार्ट हम बना रहे थे, मैंने बनाया गैंट चार्ट। तो सबसे पहले P1 0 से लेके आपकी 8 तक P1 जो है एग्जीक्यूट होगी। अब 8 तक जो है आपकी सारी प्रोसेस जो है वो एंटर कर चुकी हैं, फिर हम P2 को एग्जीक्यूट करेंगे, है ना। तो फिर P2 एग्जीक्यूट होगी 13 तक, और फिर जो है आपकी P3 एग्जीक्यूट होगी कब तक, 4 तक, यानी कि 17 तक। 8 13 17, मतलब सबसे पहले P1 फिर P2 फिर P3। देखो आपका जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का जो वो है, वो तो आपका P1 P2 P3 एग्जीक्यूट होगा। देख लो भाई, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में ये A ऑप्शन तो होगा नहीं, ठीक है, और D ऑप्शन भी नहीं होगा, बचा आपका B और C। B और C में से चेक कर लेते हैं भाई आपका आंसर क्या होगा। ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का तो यही ऑर्डर होगा। अब राउंड रोबिन का देख लेते हैं क्या जो होगा ऑर्डर होगा, तो बना लेते हैं। गैंट चार्ट बना लो भाई, गैंट चार्ट मैंने बना लिया है। सबसे पहले जो है आपकी P1 को ही एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि टाइम क्वांटम डिवाइड होता है 0 से लेकर 3 तक, जो है आपकी P1 एग्जीक्यूट होगी, हो गई भाई। ठीक है, उसके बाद इसका जो टाइम है वो कितना बच गया, 5 बच गया। अब फिर P2 को एग्जीक्यूट करेंगे, P2 पहुंच चुकी है भाई, P2 को मैंने एग्जीक्यूट किया 6 टाइम तक। ठीक है, P2 अब बच गई 2। फिर जो है हम P3 को एग्जीक्यूट करेंगे, P3 को कर लेते हैं 9 तक ये एग्जीक्यूट होगी, ये बची 1। ठीक है, अब वापस से जो है हम P1 का एग्जीक्यूट करेंगे। मैंने P1 को एग्जीक्यूट किया 12 तक, तो ये बचा आपका 2। ठीक है, और फिर जो है मैं किसको एग्जीक्यूट करूँगी भाई, P2 को जो है सिर्फ 2 ही यूनिट चाहिए, तो 14 तक ये एग्जीक्यूट हो जाएगी, आपकी 0 हो गई। तो सबसे पहले जो आपकी एग्जीक्यूट हुई है वो क्या एग्जीक्यूट हुई है भाई, P2 आपकी एग्जीक्यूट हुई है, और फिर जो है आपकी P3 एग्जीक्यूट होगी, और फिर होगी आपकी P1। ठीक है, क्योंकि P3 एक थी तो P3 हो गई। ठीक है, और फिर P1 भी 2 बची थी, तो फिर आपकी P1 हो गई। तो करेक्ट जो एग्जीक्यूट ऑर्डर होगा वो P2 होगा, P3 होगा, P1 होगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा भाई देख लो, P2 P1 P3। लेकिन भाई P2 तो होगी, ठीक है, उसके बाद फिर आपकी P3 हो रही थी, फिर P1 हो रही थी, करेक्ट तो यही था। लेकिन यहाँ पर देखो P3 तो पहले होगी नहीं, तो इसलिए जो इसका आंसर है हम C ही कहेंगे। ठीक है, तो C ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो आई होप आपको ये वाला जो क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो इस क्लास में जो है हम 15 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको जो है क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, और नहीं आए तो आप कमेंट करके पूछो। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी है हमेशा की तरह, तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है। अगर आप कमेंट करते हो तो बहुत अच्छा लगता है, तो कर दिया करो भाई, ताकि बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिले, ताकि ऐसी वीडियोस आपके लिए आती रहें। तो फिर मिलेंगे ऐसे नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।